हमने अपने बचपन से सुना है भारत सोने की चिड़िया था। भारत के पास सिर्फ धन नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान का भंडार था। 11-12 शताब्दी में चीन, जापान, इंडोनेशिया, तुर्की और श्रीलंका से विद्यार्थी भारत आते थे। उस समय भारत में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा था। तो ऐसा क्या हुआ कि एक सम्राट ने एक विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, जहां ना तो हथियारबंद सेना थी और ना ही किसी प्रकार का सोना। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं सदी में हुआ था। यह अभी भारत के बिहार राज्य में है। नालंदा शब्द का उदय 3 संस्कृत के शब्दों की संधि से हुआ है, ना, अलम, दा। इसका अर्थ होता है ज्ञान का अविरत प्रवाह। चीनी प्रवासी लेखन वेनसोंग ने अपनी पुस्तक में कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा का संस्थापक बताया। यहाँ पर मुख्य बुद्ध और हिंदू धर्म के शिक्षक और विद्यार्थी थे। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय को धर्मगंज भी कहा जाता था। इस पुस्तकालय में 3 बड़ी बिल्डिंग थी। इनका नाम रत्नासागर, रत्नोधति, रत्नंजक था। इन तीनों में मिलाकर लगभग 90 लाख किताबें थीं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपनिषदों की असली पांडुलिपि मौजूद थी। उस समय यह शिक्षा पूरी तरह मुफ्त हुआ करती थी। यहाँ बुद्ध धर्म के साथ गणित, व्याकरण, आयुर्वेद, औषधि, खगोल शास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। यहाँ के महान विद्यार्थियों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, पदशंभु, वेनसोंग शामिल थे। आर्यभट्ट यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ गणित के मुख्य अध्यापक बन गए। वेनसोंग के मुताबिक नालंदा में 7वीं शताब्दी में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1510 शिक्षक रहते थे। यहाँ पर विदेशी विद्यार्थी आते और ज्ञान प्राप्त करके इनका प्रसार भी करते। वेनसोंग जैसे विदेशी यहाँ आकर कई पुस्तकों का अपनी भाषा में अनुवाद करके अपने देश भी ले जाते थे। नालंदा पर आक्रमण का इतिहास। बख्तियार खिलजी का आक्रमण नालंदा पर पहली बार नहीं था। इससे पहले 2 बार नालंदा पर आक्रमण हो चुका था, पर दोनों बार पुनः निर्माण से इसकी शान को बरकरार रखा गया। पहला आक्रमण हुणास ने 455 से 467 के बीच किया था। यह आक्रमण मिहिरकुला के नेतृत्व में हुआ था। उस समय नालंदा का क्षेत्र समुद्रगुप्त के राज्य में आता था। हुणास मध्य एशिया की एक जनजाति होती थी। यह खैबर दर्रे से होते हुए भारत पहुंचते थे। उन्होंने 4वीं और 6वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। पहले आक्रमण के बाद समुद्रगुप्त के अंग्रेजों ने नालंदा का पुनः निर्माण कराया और इसे और बेहतर बनाया। माना जाता है इस पुनः निर्माण में विश्वविद्यालय को विस्तृत क्षेत्र मिला ताकि विश्वविद्यालय का विकास आने वाले समय में होता रहे। दूसरा आक्रमण बंगाल के गौदास वंश ने 7वीं सदी के शुरुआत में किया था। यह उतना विनाशकारी साबित नहीं हुआ। यह मुख्यतः क्षेत्र को हथियाने के लिए था, न कि इस महान पुस्तकालय को क्षति पहुंचाने के लिए। पर नुकसान विश्वविद्यालय को भी हुआ। पर विश्वविद्यालय को अपनी ख्याति वापस प्राप्त करने में समय नहीं लगा। यह पुनः निर्माण कार्य हर्षवर्धन के राजकाल में हुआ। हिंदी में एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ऐसा ही नालंदा के साथ हुआ। सन 1193 में तुर्की के सम्राट बख्तियार खिलजी ने नालंदा महावीर विश्वविद्यालय में आक्रमण किया, जो कि नालंदा के नाम को विश्व स्तर से हटाने के लिए काफी था। कहानी बख्तियार खिलजी की। कहानी शुरू होती है बख्तियार खिलजी की बीमारी से। बख्तियार खिलजी की बीमारी का इलाज किसी भी तुर्की वैद्य के पास नहीं था। उसने अच्छे से अच्छे हकीम को बुलाया, पर वो बख्तियार का इलाज नहीं कर सके। पर एक अच्छे वैद्य की तरह उन्होंने खिलजी को राहुल श्रीभद्र के बारे में बताया। राहुल श्रीभद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक थे। खिलजी ने राहुल श्रीभद्र को तुर्की बुलाया, पर वो नहीं चाहता था कि यह सिद्ध हो कि हिंदुस्तान के वैद्य तुर्की वैद्य से अच्छे होते हैं। इसलिए खिलजी ने भद्र के सामने एक शर्त रखी कि वो इलाज तो करवाएगा, पर वो किसी भी तरह का दवा नहीं खाएगा। भद्र जी ने यह मान लिया। उन्होंने खिलजी का निरीक्षण करा। उसके बाद भद्र जी ने उसे रोज कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने के लिए कहा। खिलजी ने यह मान लिया और रोज कुरान के कुछ पन्ने पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद खिलजी की सेहत में सुधार होने लगा। खिलजी को समझ में नहीं आया कि यह हुआ कैसे। कुछ समय बाद उसको पता चला कि राहुल भद्र ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जो थूक के जरिए खिलजी के शरीर में जा रही थी। इससे खिलजी को बहुत गुस्सा आया। 1993 को उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर
आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण क्षेत्र को हथियाने या लूटने के लिए नहीं था, बल्कि नालंदा को बर्बाद करने के लिए किया गया था। खिलजी नालंदा के लोगों को ही नहीं, बल्कि वहां के ज्ञान भंडार को भी नष्ट करना चाहता था, और उसमें सफल भी हो गया। इस नरसंहार में हथियारबंद सैनिकों ने किताब लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षकों पर आक्रमण किया। एक जिले जैसे बसा नालंदा विश्वविद्यालय अब एक शमशान घाट में तब्दील हो गया। मिन्हाज सिराज ने अपनी किताब तबक़त नसीर में लिखा कि नालंदा का पुस्तकालय 3 महीनों तक लगातार जलता रहा। सिर्फ इसी बात से वहां के आकार और पुस्तकों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप और अच्छे से अनुमान लगाना चाहते हैं तो ये सोचिए कि 7वीं-8वीं शताब्दी में जहां 90 लाख किताबें थीं, 12वीं शताब्दी में कितनी होंगी। गुस्सा और जलन का परिणाम। एक मनुष्य की ईर्ष्या, जलन और गुस्से ने 800 सालों में एकत्रित किए ज्ञान को 3 महीने में खत्म कर दिया, और न जाने मानव विकास को कितने साल पीछे ढकेल दिया। सिर्फ चंद महीनों के आक्रमण ने एक महान सभ्यता के ज्ञान रूपी प्रकाश और मानव समाज के विकास को खत्म कर दिया। खिलजी यही नहीं रुका। नालंदा के बाद उसने विक्रमशिला और उदयपुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। ये दोनों विश्वविद्यालय भी बिहार में ही हैं। इन आक्रमणों में बहुत सारी ऐसी किताबें, उपन्यास, पांडुलिपि हैं जो कभी भी दोहराई नहीं जा सकी। नालंदा के ज्ञान को दोहराने में किसी को सफलता नहीं मिली। वेनसोंग और एत्सिंग जैसे लेखकों के कारण हम नालंदा की महानता को समझ सकते हैं। खिलजी ने इतिहास में यह साबित किया है कि एक ताकतवर व्यक्ति का मूर्खतापूर्ण कार्य से एक सभ्य समाज को कितना ज्यादा हानि पहुंच सकता है। उसने नालंदा की सभ्यता ऐसे नष्ट किया कि उसे कोई पुनरुत्थान नहीं कर सका। उसका पुनरुत्थान करना तो दूर, हमें ये नहीं पता कि उस समय विद्वानों ने किस क्षेत्र में कितना विकास किया था। बेशक उस समय इतनी सुविधा और संचार नहीं थे, पर उनका दर्शन और खगोल शास्त्र किस स्थिति में था, यह जानना पुरातत्व वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए आज भी प्रश्न है। भले ही अब हम उस समय के ज्ञान को पीछे छोड़ चुके हो, पर उस सभ्यता के उच्च कोटि के रीति रिवाजों को पुनः स्थापित करने के लिए 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनः निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जो कि 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। इसके अंतर्गत बनने वाली समिति का अध्यक्ष अमृत सेन को चुना गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हो गया। 2014 से नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन भी शुरू हो गए हैं। अब इसकी ख्याति पहले जैसे नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि समय के साथ और सरकार की सहायता से नालंदा वापस उसी ख्याति को प्राप्त कर लेगा जो कि 11-12 शताब्दी में थी।